नमस्ते। ये जो पूरा टॉपिक है इसका एक्चुअली स्टार्टिंग हुई थी, जिसका शुरुआत हुई थी एक प्रश्न के साथ। एक दिन मुझे मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया कि जिसका सर हाथी का हो, गणपति, क्या सचमुच उसका वाहन चूहा हो सकता है? और अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो बस उस प्रश्न का फॉलो अप करते करते हुई प्रोसेस का नतीजा है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। ये मेरी तरफ से डिकोड करने की कोशिश है। प्रश्न है, जिसका सिर हाथी का हो या जो हाथी का सिर धारण कर सकता हो, क्या सचमुच उसका वाहन चूहा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? नहीं है तो ऐसा क्यों दिखाया गया? आइए देखते हैं। ये हमारा जो स्कूल था उसका कैंपस का मेन पार्किंग के ऊपर लगा हुआ बोर्ड है। ये एक बड़ा फ्लेक्स बनाया हुआ है जहाँ पे स्कूल के सारे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो दिखाए गए हैं, और यहाँ पे एरोस से मार्किंग की हुई है। आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे ऐसा किया है कि आप यहाँ पे है पार्किंग में, तो आप यहाँ पे जाओगे तो आदर्शिला जाओगे, फिर यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक है, टेनिस कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, फिर चेयरमैन का रेसिडेंस है, फिर यहाँ पे ऐसा यहाँ पे लिखा है स्विमिंग पूल। अब मेरा सवाल ये है, मैंने इसलिए यहाँ पे सर्कल किया होगा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, तो जहां पे स्विमिंग पूल लिखा है वहीं पे हम लोग स्विमिंग पूल मान सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो इस बोर्ड होर्डिंग के ऊपर ही लोग स्विमिंग करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल है नहीं। ये बस दिखा रहा है कि आप यहां से ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे, तब स्विमिंग पूल पे पहुंचोगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि हाथ में लिखा मुंबई, और मैंने ऐसा पॉइंट करके दिखाया मुंबई वहां पे, हाँ यहाँ पे मुंबई लिखा, वहां पे पॉइंट करो। हमारे रोड के ऊपर साइन बोर्ड्स होते हैं ना, लिखा है मुंबई 200 किलोमीटर या मुंबई 500 किलोमीटर। क्या इसका मतलब जहां पे मुंबई लिखा है वहां पे मुंबई आ गई है? नहीं, वो दिखा रहा है कि आप यहां से इस डायरेक्शन में 500 किलोमीटर जाओगे, 200 किलोमीटर जाओगे, 50 किलोमीटर, जो भी होगा डिस्टेंस, वहां पे आप इतने डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाओगे तब आप मुंबई पहुंचोगे। वैसे ही यहां पे ये स्विमिंग पूल जो दिखा रहा है वो एक्चुअल वहां पे स्विमिंग पूल नहीं है, वो दिखा रहा है ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, तब स्विमिंग पूल पहुंचोगे। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि जिसका मस्तक, सिर जिसका हाथी का हो वो चूहे की सवारी कैसे करेगा? मुझे तो नहीं लगता ये यथार्थ में पॉसिबल है। तो जैसे यहां पे स्विमिंग पूल है ऐसा मानना बेवकूफी है, वैसे इसी को यथार्थ मानना ये भी शायद उतनी अकलमंदी की बात है नहीं। अब कोई बोलेगा कि सर अकलमंदी की जरूरत ही क्या है, हमारे लिए भगवान है, हम इसकी पूजा करते हैं, बात खत्म। ये तो सही है, लेकिन गणेश जी खुद ही तो बुद्धि की देवता है। इनका अस्तित्व समझने के लिए हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? फिर जो बुद्धि की देवता है वहीं पे आपने बुद्धि छोड़ दी, तो कैसे प्रसन्न होगी वो बुद्धि की देवता? तो ये सारा सोच के मुझे लगा यार इसके पीछे तो सोचना पड़ेगा ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इज दिस, जो यथार्थ में नहीं है, जो वास्तव में ऐसा का ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। इसमें कई बार क्या होता है कि अब हाथी का मस्तक है और चूहे की सवारी करता है, ये कई बार ना रूपक होते हैं, और वो रूपक किसी और चीज की तरफ इशारा करते हैं। जैसे ये एक रूपक है, ये भले ही यथार्थ में दिखाई दिया हो, लेकिन यहां पे स्विमिंग पूल नहीं है, वो कहीं और है, ये वहां का बस इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है। जो एक्चुअल में यथार्थ में नहीं है, जो केवल क्या कह सकते हैं ना, उसकी एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक विल है, ये इस तरह से जो चीजें होती है उनको यथार्थ में हम दिखा नहीं सकते। लेकिन भारत में हजारों सालों के कल्चर में ये बहुत एक्सपर्टली किया गया है कि जो चीजें यथार्थ में नहीं है, आप ऐसी कोई मूर्ति बनाए, आप ऐसा कोई चित्र बनाए
आप ऐसी कोई कविता रचाएं, जिस कविता को पढ़ के, जिस चित्र को देख के, जिस मूर्ति को देख के आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि एक्चुअली क्या है। और वो चीज जो यथार्थ में नहीं है, न जिसका कोई आकार है, न जिसका कोई रंग है, न जिसका कोई वर्ण है, न कोई चिन्ह है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ चित्र, कोई आकार मूर्ति का, कोई वर्ण, कोई शब्द आपको वहां तक पहुंचने के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो वो सारे शब्द, वो सारी रचनाएं, वो सारी कविताएं, वो सारा का सारे चित्र, वो सारी की सारी शिल्प कला, ये सारा जो है ये केवल एक पॉइंटर की तरह काम करती है, इंडिकेट करने के लिए काम करती है कि आप उस दिशा में देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये सारा का सारा ये सारा का सारा जो है, इसे मिलाकर हमारे देश में, हमारी संस्कृति में दर्शन शास्त्र कहा जाता है। वो जो वास्तव में ऐसा नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन उसको हम लोग बताएंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, किसी रंग का इस्तेमाल करके, किसी आकार का इस्तेमाल करके, किसी चित्र का इस्तेमाल करके, ताकि जो अमूर्त है उसके बारे में भी हमें आकलन हो। ये मूर्त के सहारे, जो मूर्ति है या जो चित्र है, उस मूर्त के सहारे अमूर्तता तक पहुंचने का जो प्रयास है, वो हमारे यहां दर्शन शास्त्र कहलाता है। ये कहीं उस दर्शन शास्त्र से आया हुआ चित्र तो नहीं। आइए देखते हैं, ये एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Neighbor Hofgeist. Das Problem im heutigen Video ist ziemlich offensichtlich. Also, fangen wir gleich an. ओके। किसी गाय के जो खुर होता है, जो पैर होता है, तलवा, उस पैर के तलवे को ऊपर उठा के उसके ऊपर कैमरा जूम इन करके ये दिखाया गया है, और उस गाय के पैर में ये स्क्रू फंस चुका है। अब जाहिर है गाय चरने के लिए कहीं गई होगी, वहां पे स्क्रू होगा, उसका पैर गिर गया और पैर गिरने से स्क्रू अंदर घुस गया। अब ये अंदर घुसने से क्या हो सकता है, तो कुछ केसेस में, इस वीडियो में तो शायद इतना इन्फेक्शन नहीं होगा आगे इस गाय को, लेकिन कुछ केसेस में भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ केसेस में पैर काटने की नौबत आ सकती है, और कभी कभी तो जान का खतरा बन जाता है। अब गाय का जो मालिक होगा, जो गाय को चराएगा, गाय का दूध भी निकालेगा, बेचेगा, ये जो करने वाला होगा, वो इसके बारे में किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेगा नहीं करेगा, वो तो अलग बात होगी। लेकिन नेचर ने, या हम लोग इसे ईश्वर कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, लाइफ कह सकते हैं, लाइफ ने खुद ही इस बात का संज्ञान लिया और सोचा कि ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पे कुछ कील वगैरह घुस जाएगी, फिर उससे इन्फेक्शन होगा, इन सबको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि गाय के पैर के तलवे पे केराटिन नाम का एक पदार्थ होता है, जिसकी वजह से वहां पे सेंसेशन नहीं होता, मतलब वहां तक न्यूरॉन्स नहीं पहुंचे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे मस्तिष्क के जो चेतक सबसे छोटे तंतु जो होते हैं, सबसे छोटा अवयव जो जिससे हमारी मस्तिष्क पूरी सिस्टम बनी हुई है, न्यूरॉन सिस्टम, वो सबसे छोटा जो होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं। हमारी पूरी इंटेलिजेंस की प्रणाली उसके ऊपर काम करती है। दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम है सेंसेशन लेना। जैसे मैं कहीं देख रहा हूं तो मेरी आंखों से जो सेंसेशन आता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। लेकिन वो सेंसेशन से अगर पता चले कि सामने बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो उससे मेरी रेटिना और आंखों को खराब हो, मतलब डैमेज कर सकता है, तो मैं आंखें अपनी मूंद लेता हूँ, छोटी कर लेता हूँ, या फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। वो मोटर न्यूरॉन का काम है। मोटर न्यूरॉन से एक्शन हो सकता है, कुछ हाथ अपने यहां से हिलाते हैं हम लोग, ये जो मैं अपनी हाथ के मुंह, ये मोटर न्यूरॉन्स का काम है। सेंसरी न्यूरॉन का काम है संवेदना लेना, सेंसेशन लेना। अब ये न्यूरॉन यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन अगर होता तो जहां पे पैर गिरने, पूरा पैर के अंदर ये स्क्रू या कील जाने से पहले ही टच करते ही सेंसेशन हो जाता और पैर कहीं और लेने की कोशिश कर लेते। हम लोग कभी कभी करते, चलते चलते हमारे पैर को कुछ छोटा सा चुभता, हम लोग पैर थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं,
ये सारा का जो है ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए है। अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन नहीं है और वहां पे सेंसरी न्यूरॉन इवोल्यूशन के प्रोसेस में, गाय तो हमसे, मेरे हिसाब से गाय तो बहुत पहले बनी थी इस नेचर में। ह्यूमन बीइंग सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है, हम लोग जो है इंसान सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है इस नेचर का। इवोल्यूशन के जरिए बनता बनता पहले हम लोग एप्स थे, फिर बंदरों से हम लोग विकसित होते होते ह्यूमंस बने। तो इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में, उत्क्रांति के इस पूरे प्रोसेस में, प्रक्रिया में, एक जो महत्वपूर्ण चीज हुई है, ये जहां पे पहले न्यूरॉन्स कुछ प्राणियों के न्यूरॉन जहां तक नहीं थे स्किन के एंड में, हमारी पूरी बॉडी में, पूरी स्किन के ऊपर न्यूरॉन्स हैं। हमारे न्यूरॉन्स केवल हमारे बालों में नहीं है और हमारे नाखूनों में नहीं, इसलिए हम लोग नाखून काट सकते हैं और बाल काट सकते हैं। ये दो चीजों के ऊपर न्यूरॉन्स नहीं है, बाकी हर एक चीज के ऊपर न्यूरॉन है, हर एक चीज के ऊपर संवेदना है। इसलिए कोई चीज हमारे बॉडी के अंदर घुस जाए हमें पता न चले, ऐसा नहीं होता। तो ये प्राणियों का जो जीव, इनका जो जीवन भयंकर रिस्क में हो सकता है ऐसी सिचुएशन में कि कोई चीज चुभ जाए और उसके बाद इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये गाय अपने आप तो निकाल नहीं सकती ना। तो ये इससे जो इन्फेक्शन हो सकता है उससे इसकी जान भी जा सकती है। ये ना जाए इसलिए नेचर ने खुद ही न्यूरॉन्स का नेटवर्क अगले हर एक जो प्राणी विकसित हुए उत्क्रांति में, उनके ऊपर न्यूरॉन का नेटवर्क बनाना चालू कर दिया। अब इसका क्या संबंध है, आइए देखते हैं। तो हम लोग यहां पे थे। हम लोग इस वीडियो के लिए रुके थे, अब हम लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसे दिखता है, इसका ये एक खास डायग्राम है। अब ये किसी भी हाल में परफेक्ट इमेज तो नहीं है इस चूहे के जैसा, ऐसा तो नहीं कह सकते कि न्यूरॉन परफेक्टली चूहे के जैसा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो न्यूरॉन बहुत छोटा है और चूहा भी बहुत छोटा है। किस चक्कर में, किस कंपैरिजन में, जरा जरा ढंग से देखते हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे कोई आदमी, जैसे मैं अपने पैरों पे चलता हूं, लेकिन मैं अपने घर से यहाँ पे पैरों पे चल के नहीं आया। मैं इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं अपने घर से यहाँ तक गाड़ी में आया हूँ, तो गाड़ी पे चल के आया हूँ। हाँ, कुछ लोग साइकिल पे आते हैं, कुछ लोग कार से आते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आते होंगे। तो वो सारी चीजें हमारा वाहन है जिसके जरिए हम अपना एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अब बुद्धि का एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश कैसे जाता है, वो जाता है न्यूरॉन के जरिए। एक तरह से न्यूरॉन वो बुद्धि के वाहक है, न्यूरॉन ही बुद्धि का वाहन है। अब वो वाहन कैसे है, क्योंकि जहां तक न्यूरॉन है वहां तक बुद्धि की पहुंच है। और फिर बुद्धि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आपदा के सिचुएशन में इमीडिएटली एक्टिवेट होकर बुद्धि हमें बचाने की कोशिश करती है। आपका हाथ कहीं बहुत गर्म चीज को लग जाए, इमीडिएटली आपका हाथ पीछे आ जाता है, फिर आपको समझ में आता है कि मैंने हाथ पीछे ले लिया क्योंकि बहुत गर्म था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हाथ के ऊपर वो सेंसेशन आ जाए, बुद्धि ने अपने आप रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये बहुत ज्यादा भयानक है। तो हमारे मन में इसका प्रतिबिंब आने से पहले ही बुद्धि ने फैसला कर लिया कि यहां पे हाथ एक सेकंड भी और रखा नहीं जा सकता, और इमीडिएटली हाथ पीछे खींचने के लिए मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया गया, उससे हाथ मेरा पीछे खींच लिया। तो बुद्धि ही है जो मुझे किसी भी ऐसी सिचुएशन में बचाने की कोशिश कर रही है जिससे अदरवाइज मुझे भयानक डैमेज हो सकता है। अब हमारे लिए बुद्धि की देवता हम लोग गणपति मानते हैं और उनके ये चित्र है, और बुद्धि काम करती है न्यूरॉन के जरिए। अब बुद्धि तो बहुत बड़ी है, हमारा मस्तिष्क तो बहुत बड़ा है। जैसे हाथी का मस्तिष्क बहुत बड़ा है, वो उसके सामने चूहा भयंकर छोटा है,
उसी तरह हमारा ब्रेन का साइज काफी ज्यादा है और उसके सामने एक न्यूरॉन तो एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत छोटा है। अब कोई बोलेगा ये कोई कंपैरिजन का मुद्दा है या किसी प्राचीनतम ऋषि को ध्यान की अवस्था में ऐसा कुछ दिखाई दे कि ये ऐसे चेता तंतु है जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं और उनके जरिए संदेश वहन हो रहा है और पूरा बुद्धि का काम उसके ऊपर चलता है, तो वो उसको कैसे बताएगा? क्योंकि उस ध्यान की अवस्था में, जिस गहरे अवस्था में ये महाशय, ये ऋषि चले गए थे, वैसी ध्यान की अवस्था में दूसरे किसी ऋषि को किसी और चीज का ज्ञान होगा। जरूरी तो नहीं कि हर कोई एक ही चीज के ऊपर साधना कर रहा है, तो वो बताएगा कैसे? ये समझने के लिए आपको उस गहराई तक जाना पड़ेगा और आपको उसी चीज का चिंतन करते हुए, उसी चीज के ऊपर ध्यान लगाते हुए, उसी चीज की साधना करते हुए आप सारे लोग ऐसे तो नहीं करेंगे। अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना एक 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 मार्ग होता है। तो ये समझाए कैसे फिर कि मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि एक मज्जा तंतु होता है, चेता तंतु होता है, कोई न्यूरॉन होता है, कैसे बताए? ये बताने का एकमेव जरिया वो टाइम पे जो मिला होगा वो है कि आप दिखाओ कि अगर आपका सर बहुत बड़ा है, हाथी के सर जैसा, तो उसकी तुलना में आप जिसके सहारे आपकी बुद्धि एक्चुअल चलती है वो किसी चूहे के जितना छोटा है। हाथी और चूहे के कंपैरिजन में चूहा जितना छोटा होगा, उसी तरह से मान के चलिए कि आपका एक्चुअल मस्तिष्क, बुद्धि, आपकी एक्चुअल ब्रेन, वो जो है वो अगर हाथी का सर के जितना माना जाए तो चूहे से भी छोटा है एक न्यूरॉन। इस कंपैरिजन को इस तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। ये आखिर ऑफ कोर्स ये मेरा विचार है, ये मेरा तर्क है, ये मेरी जो मेरे मन में सवाल आया उसकी डिस्कवरी करते करते प्रोसेस में ये मुझे मिला हुआ उत्तर है। A living brain, what is the color of the brain? ये मैंने गूगल पे चेक करके फिर स्क्रीनशॉट डाला है। A living brain is pinkish grey due to blood flow, but it also contains white and dark grey matter. थोड़ी सिमिलरिटी तो है कलर में, एग्जैक्ट सिमिलरिटी नहीं है। इसे मोदक कहते हैं। गणेश जी का बहुत पसंदीदा खाद्य है, जो उनको खाने के लिए क्या पसंद है? गणेश जी को मोदक पसंद है। क्यों? हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। मैंने सोचा क्यों ना हम लोग अगर गणेश जी की बात कर रहे हैं तो गणेश जी के बारे में ये भी बात कर ले कि सिर्फ वाहन चूहा कैसे हो सकता है। तो अगर ये सचमुच बुद्धि से जुड़ी हुई है चीज और गणेश जी बुद्धि की देवता ही मानी जाती है, तो फिर मोदक ही क्यों? हमारे इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क के आकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें बहुत फोल्ड होते हैं, आप देख सकते हो। ये जो बीच में फोल्ड्स है ना, फोल्ड एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये फोल्ड जितने ज्यादा होंगे उतना आदमी ज्यादा होशियार माना जाता है। जितने फोल्ड ज्यादा उतना ज्यादा होशियार। और बुद्धि की जो देवता है वो किस चीज के ऊपर अपना काम करेगी? हम लोग कहते हैं ना कि ही फीड्स ऑन इट। आप अगर किसी आदमी के सामने, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके सामने आप चैलेंज छोड़ दो, चैलेंज दे दो उसको, अब उसको बोले ये नहीं होगा, तू छोड़, रहने दे, मत कर, नहीं होगा तुमसे, उसका दिमाग खराब होता। कैसे नहीं होगा? अब तो वो पूरा दिन उसके पीछे लग जाएगा, वो जो भी चीज करनी है उसके पीछे वो पड़ जाएगा। फिर लोग कहते हैं ना ही फीड्स ऑन चैलेंजेस, मतलब जैसे चैलेंज उसके लिए खाना है, खाने के ऊपर जैसे हम जिंदा है, वैसे उसका ये जो स्वभाव है करके दिखाने का, ये उस चैलेंज के ऊपर जिंदा है। बुद्धि की देवता किसके ऊपर जिंदा है? बुद्धि का सबसे इंपॉर्टेंट अवयव ब्रेन, मस्तिष्क, उसी के ऊपर तो ये चलती है। ये ब्रेन जितना इसका आकार बढ़ा, मतलब आकार मतलब साइज, फिजिकल साइज बड़ी नहीं है, आकार बड़ा है, लेकिन जो श्रिंक करके हमारे स्कल में डाला हुआ है, हमारे खोपड़ी में डाला हुआ है, तो ये श्रिंक होने के लिए इसके कई फोल्ड्स आए।
अब ये जो फोल्ड्स आ रहे हैं, ये फोल्ड्स जितने ज्यादा होंगे उतना आदमी ज्यादा बुद्धिमान होगा, मतलब उसके ऊपर गणेश जी की कृपा ज्यादा है, ऐसा हम लोग कहेंगे। अब ये कैसे पता है कि गणेश जी को पसंद है वो बुद्धि, वो मस्तिष्क जिसके फोल्ड्स ज्यादा है, ऐसा खाना जो जिसके फोल्ड्स हो। मेरे को स्टूडेंट्स पूछे थे, मुझे पूछ रहे थे कि सर मोमोज क्यों नहीं है मोमोज चल सकता था एक्चुअली, लेकिन जिस जमाने में ये रूपक बने हैं उस जमाने में शायद भारत में मोमोज नहीं बनते थे, क्योंकि मोमोज वैसे भी इंपोर्टेड खाना है। भारत में लोगों को पसंद आया, इसलिए अब धीरे धीरे भारत का ही बनता जा रहा है, लेकिन वो उस समय का नहीं है, इसलिए वो टाइप के मोमोज पता ही नहीं थे। लेकिन मोदक क्यों? क्योंकि मोदक शायद उनके जो फोल्ड्स है वो आपको याद दिलाते हैं कि ऐसी कोई चीज है जिसके भी उतने फोल्ड्स होते हैं, बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं, और जितने ज्यादा फोल्ड उतनी बुद्धि की देवता प्रसन्न होगी, क्योंकि उतना ज्यादा इंटेलिजेंस है। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग मोदक का भोग चढ़ाते हैं। एक्चुअली मोदक का भोग सिंबॉलिक है, ये बताता है कि बुद्धि की देवता आपके ऊपर प्रसन्न होगी अगर आपके मस्तिष्क के फोल्ड ज्यादा है, तो आपकी बुद्धि उतनी तेज चलेगी। गणेश जी बाधाओं को, ये भी गूगल से ढूंढ के निकाला है कि क्या है गणेश जी का अस्तित्व, क्या माना जाता है। गणेश जी बाधाओं को दूर करने वाले, बुद्धि, ज्ञान, सफलता और नई शुरुआत के देवता है। ये एकदम परफेक्टली अलाइनमेंट में है जो हम लोग बात कर रहे हैं। अगर गणेश जी बुद्धि की देवता है तो बुद्धि का ही काम है बाधाओं को दूर करे, मतलब जो आपके जीवन में जो समस्या आई है, बाधाएं आई है, बुद्धि के जरिए तो हम लोग समझते हैं कि ये क्यों आई है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बिना बुद्धि के तो ये होगा नहीं। तो ये सारा गणेश जी की सफलता, मतलब गणेश जी की कृपा की वजह से बाधाओं को दूर किया जाता है, इसलिए हम इसे इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। सुख करता, जो सुख करेगा अपनी जिंदगी में, सुख बनाएगा, या फिर दुख हरता, विघ्नहर्ता, बुद्धि के जरिए भी होगा। गणेश जी का वाहन मूषक चूहा है। मूषक की कई कथाओं में भगवान गणेश जी के वाहन के रूप में दर्शाया गया है। ये सारी कथाएं आप चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये सारी कथाएं पॉइंट कर रही है उस अमूर्त बुद्धि की देवता के बारे में, जिसके जरिए, जिसकी वजह से बुद्धि काम करती है, चलती है। ये वो प्रेरक है जिसकी प्रेरणा से बुद्धि काम करेगी। अब इसका कोई ना कोई आकार है, ना कोई चिन्ह है, समझेगा कैसे? तो इसके लिए कुछ रूपक बनाने पड़ेंगे। इसमें से एक रूपक है वाहन के रूप में चूहा होना, मूषक होना। गणेश जी को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है, ये उनके सबसे प्रिय भोग है, इसके बारे में लोग बात कर चुके हैं। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, एक है रिद्धि और सिद्धि। मेरे हिसाब से रिद्धि RIDDHI नहीं है, वृद्धि है, VRIDDHI। वृद्धि का मतलब ग्रोथ। हाँ, अगर आपकी बुद्धि सही काम कर रही है, अगर आपकी बुद्धि अहंकार से बाधित नहीं है, अगर आपकी बुद्धि किसी भय से, डर से बाधित नहीं है, अगर आपकी बुद्धि किसी अजीब वासना से ग्रस्त नहीं है, अगर आपकी बुद्धि सही काम कर रही है, तो आप जो भी काम करते हो उसमें ग्रोथ होती है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस फैलता है, आपका पैसे भी ज्यादा आते हैं, संपन्नता भी आती है। ये हुई वृद्धि की बात, वृद्धि। आप जो भी करते हो उसकी वृद्धि हो। दूसरी बात सिद्धि, आप जो भी काम करते हैं उसके ऊपर आपकी कमांड आने लगती है, कंट्रोल आने लगता है। दैट इज व्हाट सिद्धि मीन्स। आप किसी चीज में सिद्ध हो जाते हो, इन कंट्रोल, इन कंप्लीटली केपेबल बन जाते हो। दैट इज व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर। आशा करता हूँ ये जो आपने देखा आपको पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव कमेंट्स प्लीज लिखिए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।